वुड्स परिवार हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। केरा और ब्रायन को ये घर बहुत पसंद है। उनका छोटा बेटा स्टीवन उत्साहित है, लेकिन किशोरी एली, उसे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे अपने दोस्तों की याद आती है और उसे लगता है कि वह इस घर की सदस्य नहीं है। घर में कुछ ऐसा है जो गलत लगता है। इसे जाओस कहते हैं और हर दरवाजे के ऊपर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए हैं। एक अनजान भाषा के अक्षर जिनके नीचे एक त्रिकोण है, लेकिन एक दरवाजा अलग है। इसमें एक पंचकोण है। तहखाने में चीजें और भी डरावनी हो जाती है। जैसे ही वे खोजबीन करते हैं, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, जिससे एली अंदर फंस जाती है। चाहे वह कितनी भी जोर से खींचे, दरवाजा नहीं खुलता। अंधेरे में उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, उसके करीब आ रहा है। जैसे ही घबराहट होने लगती है, ब्रायन को पास में लटकी एक चाबी दिखाई देती है और वह दरवाजा खोल देता है, जिससे एली आजाद हो जाती है। उस रात केरा और ब्रायन आपातकालीन बैठक के लिए निकल जाते हैं और एली को स्टीवन की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। एक दोस्त के साथ बातचीत करते समय वह लगभग डर के मारे उछल पड़ती है। स्टीवन एक लंबा लबादा और एक खौफनाक खोपड़ी का मुखौटा पहने हुए बाहर कूदता है। उसने उन्हें मनोरंजन कक्ष में एक छिपे हुए डिब्बे के अंदर पाया, जिसके बारे में परिवार को पता भी नहीं था। उत्सुकतावश एली ने इसकी जांच की। अंदर उसे सॉल्वेट कोगुला शब्दों वाली एक पुरानी पट्टिका, एक विंटेज रिकॉर्ड प्लेयर और एक अबेकस मिला। कुछ उसे बताता है कि ये घर सिर्फ पुराने फर्नीचर से कहीं ज्यादा छिपा है। स्टीवन उत्साह से एक खौफनाक अफवाह साझा करता है। कहा जाता है कि एक चुड़ैल कभी इस घर में रहती थी और उसने शैतान के साथ समझौता किया था। वह एली से रिकॉर्ड बजाने का आग्रह करता है और जैसे ही ये घूमता है, एक गहरी आवाज गिनती शुरू करने से पहले एक भयानक समीकरण पढ़ना शुरू कर देती है। घंटों बाद तहखाने से एक ठंडी हवा निकलती है और घर अंधेरे में डूब जाता है। भयभीत एली मदद के लिए अपनी माँ को बुलाती है। केरा उसे तहखाने में सर्किट ब्रेकर की जांच करने का निर्देश देती है, लेकिन एली मना कर देती है। उस जगह के बारे में कुछ गड़बड़ लगती है। उसे शांत करने के लिए केरा एक सरल तरकीब बताती है, बस गिनती शुरू करो। और तब दुःस्वप्न वास्तव में शुरू होता है। केरा फोन पर एली को मार्गदर्शन देती है। हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। 10 कदम आखिरी होने चाहिए, लेकिन जब एली उस तक पहुंचती है तो वो अचानक गिर जाती है। केरा डरी हुई सुनती है क्योंकि एली गिनती जारी रखती है, 10 से लेकर 30 तक, बिना उसकी किसी भी बात का जवाब दिए। घबराहट शुरू हो जाती है। वह और ब्रायन घर भागते हैं, लेकिन घर खाली पाते हैं। एली गायब हो गई है। वे पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन एली का कहीं कोई पता नहीं चलता, न घर में, न ही पास के जंगल में। चूँकि वो पहले भी भाग चुकी है, इसलिए पुलिस वाले मान लेते हैं कि वो किसी दोस्त के घर पर है और उन्हें इंतजार करने के लिए कहते हैं। लेकिन केरा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। गिनती करते समय एली की डरावनी, दूर से आती आवाज उसे ठीक नहीं लगती। अगली सुबह पड़ोसी खोज में शामिल हो जाते हैं। फिर से जंगल की तलाशी लेते हैं, कुछ नहीं। ब्रायन का मानना है कि एली इसलिए चली गई क्योंकि वह परेशान थी, लेकिन केरा ये मानने से इनकार कर देती है। हताश होकर वह गुमशुदा व्यक्ति के पोस्टर लगाना शुरू कर देती है, इतनी विचलित कि वह अपने बेटे स्टीवन को स्कूल से लेने जाना भूल जाती है, जब तक कि उसके शिक्षक का फोन नहीं आ जाता। पुलिस स्टेशन पर केरा जवाब मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जासूस उसे बताता है कि उन्होंने बस और ट्रेन स्टेशनों पर सुरक्षा कैमरों की जांच की है, एली के दोस्तों से संपर्क किया है, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। इससे भी बदतर, एली का फोन गायब है। एकमात्र सुराग, उसे कुछ समय से ऑनलाइन धमकाया और परेशान किया जा रहा था। केरा को अपराध बोध होने लगा। उसे कभी पता नहीं चला। दृढ़ निश्चय वह पुलिस से तहखाने की जांच करने के लिए कहती है, आश्वस्त है कि एली बस भागी नहीं थी। लेकिन अपराध के सबूत के बिना जासूस कहता है कि वे और कुछ नहीं कर सकते। घर लौटते हुए केरा ने कुछ डरावना देखा। सामने के दरवाजे के ऊपर खुदे हुए शब्द, सॉल्वेट कोगुला। उत्सुकता से वह इसे देखती है, जबकि स्टीवन बिना सोचे समझे तहखाने के दरवाजे पर अपनी गेंद उछालता है। ये वाक्यांश प्राचीन कीमिया से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है घुलना और जमना। उसके सर्च रिजल्ट में जो तस्वीरें आती हैं, उन्हें देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती है। एक 5 नुकीला तारा और एक अजीब सा कुंडलित सांप। कुछ ठीक नहीं है और केरा का समय खत्म हो रहा है। केरा की जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है, इसलिए वो स्टीवन को बुलाती है। उसका बेटा तहखाने के पास अपनी गेंद गिराने के बाद उसके साथ आ जाता है। जब वो एली के गायब होने की रात के बारे में पूछती है, तो स्टीवन कहता है कि कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, सिवाय एक बात के। उस रात उन्होंने पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर एक रिकॉर्ड बजाया। केरा इसे महत्वहीन समझकर टाल देती है और अपना ध्यान वापस एली के सोशल मीडिया पर लगाती है। तभी उसे एक चौंकाने वाली खोज होती है। एली ने गुप्त रूप से एक अराजकतावादी टैटू बनवाया था। गहराई से खोज करने के लिए दृढ़ संकल्पित केरा वापस तहखाने में जाती है। वह रुकती है,
दरवाजे के ऊपर अजीब पंचकोण को घूरती है और फिर यूवी लाइट ट्यूब के साथ अंदर कदम रखती है। इस बार वो कुछ नया देखती है। सीढ़ियों पर रोमन अंक और नीचे एक समीकरण, रिकॉर्ड प्लेयर से वही। लेकिन असली खौफ तब होता है जब यूवी लाइट दीवारों पर चित्रित भयानक भूतिया चेहरों को प्रकट करती है। ये आखिरकार पुलिस को शामिल करने के लिए पर्याप्त है। एक फोरेंसिक टीम आती है और खोज करते समय अधिकारियों में से एक गलती से स्टीवन की गेंद को तहखाने में गिरा देता है, लेकिन उनकी जांच कहीं नहीं पहुंचती। ये चेहरे 1950 के दशक से वहाँ और कोई अन्य सुराग नहीं है। जब घर के इतिहास के बारे में पूछा गया तो ब्रायन ने स्वीकार किया कि उन्हें लगभग कुछ भी नहीं पता है। ये एक बूढ़ी महिला का था और उन्होंने इसे बहुत सस्ते में खरीदा था। उस रात सभी लोग बिस्तर पर चले गए, लेकिन केरा को स्टीवन ने जगाया। उसने बिस्तर गीला कर दिया था। उसे साफ करने के बाद वो बाथरूम में जाती है और एली से एक पुराना वॉइसमेल सुनती है, बस उसकी आवाज फिर से सुनने के लिए। फिर अचानक वह एली को गिनती करते हुए सुनती है, लेकिन फोन से नहीं। आवाज कहीं और से आ रही है, पाइप। केरा घर के अंदर उस भयानक आवाज का पीछा करती है जब तक उसे पता नहीं चलता कि ये तहखाने से आ रही है। वह अंदर जाती है और गलती से स्टीवन की गेंद को लात मार देती है। ये सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती है, लेकिन इसके उछलने की आवाज जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा देर तक चलती रहती है। वह लाइट जलाती है और उसके पीछे पीछे नीचे आती है, लेकिन जब वो नीचे पहुंचती है तो गेंद गायब हो जाती है। सुबह होती है और ब्रायन अकेला उठता है। केरा कभी बिस्तर पर वापस नहीं लौटी। वो उसे तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा पाता है, उसके ऊपर अजीब प्रतीकों को घूरते हुए। उसके हाथ में वो कागज का एक टुकड़ा पकड़ती है, तहखाने से समीकरण। अब लिखा हुआ कुछ बहुत गलत है। ब्रायन खोया हुआ महसूस करना समझता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि अजीब प्रतीकों पर जुनूनी होना मदद करेगा। इस बीच केरा अपने रियल्टर को घर के पिछले मालिक के बारे में पूछने के लिए बुलाती है। दुर्भाग्य से वह केवल इतना जानता है कि वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद की बेटी थी, जो मूल रूप से घर का मालिक था, लेकिन वह और गहराई से जांच करने का वादा करता है। ध्यान बंटाने के लिए केरा काम पर जाने से पहले दरवाजों के ऊपर लगे प्रतीकों की तस्वीरें खींचती है। वह उन्हें अपने सचिव को भेजती है और उनका अर्थ पूछती है, लेकिन एक बैठक के दौरान उसे बेचैनी होती है। वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। जब वो निकलती है तो उसका सचिव उसे रोकता है। वह कहती है वे हिब्रू ग्लिफ है। वे लेविथान लिखते हैं, यहूदी पौराणिक कथाओं का एक समुद्री राक्षस। बाद में केरा स्टीवन को स्कूल से उठाती है और उसे खून से लथपथ पाती है। एक सहपाठी द्वारा एली के मृत होने का दावा करने के बाद वह झगड़ पड़ा था। घर वापस आकर केरा लेविथान के बारे में जानकारी खोजती है। प्रतीक एक सांप के चित्रण से मेल खाते हैं, जिसे उसने सॉल्व एट कोगुला के बारे में एक लेख के बगल में देखा था। उत्सुकता से वह पुराने रिकॉर्ड प्लेयर को आजमाने का फैसला करती है। जिस क्षण भयानक आवाज गिनती शुरू करती है, मनोरंजन कक्ष में एबेकस अपने आप हिल जाता है। स्टीवन भी गिनती शुरू कर देता है। छिपे हुए डिब्बे की ओर चलता है क्योंकि यह अपने आप खुल जाता है। कीरा तेजी से काम करती है। वह रिकॉर्ड प्लेयर बंद कर देती है और स्टीवन के पास जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से अनजान लगता है कि अभी क्या हुआ है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित कीरा एक आदमी की एक पेंटिंग का अध्ययन करती है, जिसमें एक उंगली उठाई हुई है। उसका नाम जॉन फेदरस्टोन। कलाकृति पर वही हिब्रू ग्लिफ लिखे हुए हैं। एक त्वरित इंटरनेट खोज से उसका खौफनाक इतिहास पता चलता है। उसका पूरा परिवार इस घर में गायब हो गया था, केवल बेटी बच गई। तभी तहखाने के दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा का झोंका आता है और बिजली कट जाती है। वह पीछे की ओर लड़खड़ाती हुई हांफती है। केवल असली स्टीवन को दालान में सुरक्षित रूप से खड़ा हुआ देखती है। फिर एक भयानक चरमराहट के साथ तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बिजली फिर से चालू हो जाती है और वहाँ फर्श पर पड़ी हुई चाबी है। केरा चाबी को हुक पर वापस लटकाती है और अंधेरे तहखाने में कदम रखती है, अपने फोन की टॉर्च का उपयोग करके देखने के लिए। जिस क्षण वह प्रवेश करती है, दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। वह घबरा जाती है और स्टीवन को बुलाती है, लेकिन वह चाबी तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा है। वह एक कुर्सी पकड़ने के लिए भागता है, जबकि केरा घबराहट में तहखाने को स्कैन करती है। अचानक उसका फोन उसके हाथों से फिसल जाता है और नीचे अंधेरे में गिर जाता है। तभी वह इसे सुनती है, भारी सांस। वहाँ नीचे कुछ है और ये करीब आ रहा है। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आती है और एक छायादार आकृति उठने लगती है। केरा बेतहाशा दरवाजे पर दस्तक देती है, फंसी हुई। जैसे ही वह चीज उसके पास पहुंचने वाली होती है, ब्रायन आता है और दरवाजा खोल देता है। केरा ने ब्रायन को बताया कि उसे तहखाने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था।
और अब उसका फोन गायब हो गया है। वह एक अजीब संयोग का भी जिक्र करती है। फेदरस्टोन परिवार भी एली की तरह ही गायब हो गया, लेकिन ब्रायन इसे भ्रम बताकर खारिज कर देता है। उसे गलत साबित करने के लिए वो खुद ही उसके फोन की तलाश में तहखाने में चला जाता है। इसके बजाय उसे कुछ डरावना मिलता है, उलझे हुए बालों का गुच्छा। अगले दिन केरा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स का दौरा करती है और सीधे फेदरस्टोन विंग में जाती है। वह एक शानदार गणितज्ञ डॉक्टर रेमी फोर्नेट से मिलती है और उसे एक अजीब समीकरण वाला कागज थमाती है जो उसे तहखाने में मिला था। जिस क्षण वह इसे जोर से पढ़ता है, रोशनी टिमटिमाती है। जब वो समीकरण का अध्ययन करता है तो फोर्नेट बताता है कि यह कार्यालय कभी फेदरस्टोन का था, जो एर्विन श्रोडिंगर के पूर्व सहयोगी थे। वह वैज्ञानिक जिसने प्रसिद्ध रूप से प्रस्तावित किया था कि एक बिल्ली मृत और जीवित दोनों हो सकती है। फेदरस्टोन का बहुत सम्मान किया जाता था जब तक कि उनका बेटा बीमार नहीं पड़ गया। उसके बाद वह अकादमिक दुनिया से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, सिवाय उसकी बेटी रोज के, वही महिला जिससे केरा ने अपना घर खरीदा था। लेकिन रोज ने कभी इस बारे में बात नहीं की। उत्सुकता से फोर्नेट समीकरण को समझने की कोशिश करता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि ये वैकल्पिक आयामों से जुड़ा हो सकता है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा है। वह गहराई से खोज करने और केरा को जवाब देने का वादा करता है। बाद में केरा एक नया फोन खरीदती है। जैसे ही वह इसे चालू करती है, ये बजता है। ये फोर्नेट है। उसकी आवाज तनावपूर्ण है। वह कहता है कि वह उससे घंटों संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार जब वो फोन करता है तो कोई और उठाता है। एक अजीब सी आवाज, एक आवाज जो केवल संख्याओं में बोलती है, गिनती करती है। और फिर वो एक और धमाका करता है। उसने समीकरण के बारे में एक सहकर्मी से सलाह ली और उनका मानना है कि ये गणित की एक प्राचीन शाखा से जुड़ा है, जिसे 12वीं शताब्दी में कीमियागरों ने बनाया था। समीकरण केवल एक यादृच्छिक अनुक्रम नहीं है, ये अधूरा लगता है, जैसे किसी दूसरे आयाम से जुड़ा हुआ मंत्र। ब्रायन के एक सहकर्मी ने बेल्जियम में पहले भी इसी तरह का समीकरण देखा था, एक घर में जहाँ एक पूरा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ब्रायन केरा की जांच करता है, स्टीवन को मनोरंजन कक्ष में अकेला छोड़ देता है। जैसे ही वो चला जाता है, अबेकस फिर से अपने आप चलने लगता है। केरा ने जो कुछ पाया है उसे साझा किया। लेविथान रसातल का सर्प है और जिस घर में वे हैं उसे जाउस कहा जाता है, ग्रीक में समय से पहले शून्यस के लिए, जिसे रसातल के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन ब्रायन उसे ये सोचकर खारिज कर देता है कि वह चीजों को बहुत अधिक पढ़ रही है। अपनी बात को साबित करने के लिए वह हथौड़े से समीकरण पट्टिका को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर भी हथौड़ा बिना कोई निशान छोड़े उछल जाता है। तभी रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चलने लगता है। इस बीच स्टीवन एक छिपे हुए डिब्बे में जाता है जहां उसे एली मिलती है, जो पीली और फुसफुसाती हुई संख्याएं उसकी त्वचा पर उकेरे गए अजीब प्रतीक है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जब तक उसके माता पिता आते हैं एली जा चुकी होती है। रिकॉर्ड प्लेयर 10 नंबर पर अटका हुआ है और उसके पास सिर्फ उसका फोन बचा है। अगले दिन केरा को अपने रियल्टर से फेदरस्टन की बेटी के बारे में एक सुराग के साथ कॉल आती है। वह एक नर्सिंग होम में जाती है और रोज को पाती है, जो अब व्हीलचेयर पर एक बूढ़ी महिला है, एक चैपल में बैठी है। उसकी नर्स चेतावनी देती है कि रोज अब मुश्किल से बोल पाती है, लेकिन केरा एक मौका लेती है। वह रोज को एली के बारे में बताती है और जवाब मांगती है। लंबी चुप्पी के बाद रोज एक शब्द लिखती है, लेविथान। लेकिन फिर वो स्पष्ट करती है, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। लेविथान नरक के 7 राजकुमारों में से एक है। उसके पिता ने उसे उसके भाई की बीमारी को ठीक करने के लिए बुलाया था और ये अनुष्ठान सिर्फ तहखाने में ही नहीं है, ये पूरे घर में बुना हुआ है। वापस आते समय केरा फोर्नेट को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ स्थिर आवाज सुनाई देती है और एक आवाज गिनती करती है। इस बीच ब्रायन अपना खुद का शोध करना शुरू कर देता है। वह प्रतीकों को जोड़ता है, त्रिकोण और एक पंचकोण जो 5 बिंदु वाला तारा बनाता है। इसके चारों ओर के ग्लिफ नरक के द्वारपाल बैफोमेट के चिन्हों से मेल खाते हैं। फेदरस्टोन की पेंटिंग में वह बैफोमेट की तरह ही हाथ का इशारा कर रहा है। उसके हाथों पर सॉल्व एट कोगुला लिखा हुआ है। जब कीरा वापस लौटती है और देखती है कि ब्रायन ने क्या खोजा है, तो उसे सब समझ में आ जाता है। रोज सही थी, पूरा घर अनुष्ठान का हिस्सा है। कीरा रिकॉर्ड प्लेयर चालू करती है, ये समझाते हुए कि ये समीकरण गेट खोलने की कुंजी हो सकता है। उसी समय स्टीवन अचानक अपने ड्रोन पर नियंत्रण खो देता है। ये तहखाने में चला जाता है
और वो हर कदम गिनते हुए उसका पीछा करता है। लेकिन नीचे कुछ भयानक इंतजार कर रहा है। पॉमेट। बिजली कट जाती है और स्टीवन चिल्लाता है। उसके माता पिता उसके पीछे दौड़े, लेकिन उन्हें केवल ड्रोन ही मिला। घबराकर उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर कहीं से भी स्टीवन की गेंद सीढ़ियों से नीचे गिरती है। एक आवाज गिनती शुरू करती है, जो उन्हें सीधे उनके बेटे के पास ले जाती है, जो एक छिपे हुए डिब्बे के पास खड़ा है। जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है, वे उसे पकड़ लेते हैं। वे स्टीवन को दूर ले जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि वह बुखार से तप रहा है। जब ब्रायन पानी लेने जाता है तो कीरा स्टीवन की शर्ट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वह डर के मारे जम जाती है। उसकी छाती पर एक सितारा उकेरा गया है। अचानक स्टीवन कुछ अजीब बात कहता है। उसे एक सींग वाले जानवर की सवारी याद आती है। फिर वह फिर से गिनती शुरू करता है। कीरा ब्रायन को खोजने जाती है, लेकिन जब वह उसे ढूंढती है तो वह दूसरे कमरे में उल्टी गिनती कर रहा होता है। जिस क्षण वह शून्य पर पहुंचता है, वह फुसफुसाता है, ये यहाँ है। तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। घर में तेज हवा चलती है। नीचे से भारी कदमों की आवाज गूंजती है। बैफोमेट आ रहा है। भयभीत कीरा छिपने के लिए भागती है, लेकिन दानव उसे ढूंढ लेता है। वो सिर्फ एक टॉर्च के साथ तहखाने में भागती है। सीढ़ियां अब अंतहीन लगती हैं, असंभव रूप से गहरी फैली हुई। नीचे एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई देता है। हताश होकर वह तेजी से अंदर जाती है और एक दीवार के पीछे छिप जाती है। जब जानवर आखिरकार निकल जाता है तो केरा सावधानी से आगे बढ़ती है। वह एक सुरंग खोजती है और उसका अनुसरण करती है, केवल एक विशाल भयानक जगह पर ठोकर खाने के लिए, जो खोई हुई आत्माओं से भरी हुई है। सभी एक ट्रांस में चलते हुए, गिनती करते हुए। उनमें से वह एली को देखती है, जो उसके टैटू को पहचानती है। अपनी बेटी को पकड़कर केरा सीढ़ियों की ओर वापस भागती है। बैफोमेट करीब आ रहा है। वह टॉर्च गिराती है, लेकिन रुकती नहीं है। वे घर वापस आते हैं। जैसे ही बिजली वापस आती है, वह तहखाने का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे जानवर अंदर फंस जाता है। परिवार सुरक्षित है, या ऐसा उन्हें लगता है। केरा उन्हें बताती है कि उन्हें जाने की जरूरत है, लेकिन जब वो सामने के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसकी टॉर्च फर्श पर पड़ी होती है। धीरे धीरे उसका परिवार फिर से गिनना शुरू कर देता है। दिल की धड़कन तेज होने पर केरा दरवाजा खोलती है, केवल दूसरी तरफ अंतहीन सीढ़ियां देखने के लिए, और फिर वह भी गिनती शुरू कर देती है। बाहर घर अब जंगल में नहीं है। ये अकेला खड़ा है, चारों ओर केवल उजाड़ है।